हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर 2 के बारे में, जो कि 2021 के जनवरी में आया था। तो आज हम पेपर 2 के जो 1 से 30 तक क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, तो उसका हम आज डिस्कशन या फिर एनालिसिस करेंगे। ओके, तो चलो फिर लेट्स गो। तो ये सेट नंबर M है। ओके, तो चलो हम देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन हमारा। तो देखो, नंबर 1 क्वेश्चन है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है? तो ऑप्शंस है इज स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। इज मल्टीलेयर्ड एंड कम्प्लेक्स, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। कंसिस्ट ओनली ऑफ क्वांटिटिव चेंजेस, में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। इस डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंटेड, अनियमित और असंबद्ध होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, तो नंबर 1 का आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज मल्टीलेयर्ड एंड कम्प्लेक्स। ओके, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज मल्टीलेयर्ड एंड कम्प्लेक्स। बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 2 पर। देखो नंबर 2 में क्या बताया गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है। तो देखो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर निकटस्थ विकास किसको कहेंगे हम? तो चलो ऑप्शंस देख लेते हैं। द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड्स करेंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव with the help of adults and more skilled peers। तो बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। या फिर a range of tasks that the child should be able to do as per her age but cannot, विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकता है। The process where two individuals who begin with different understandings arrive at a shared understanding। तो वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। नंबर 4, the process in which children learn to perform tasks as set by the elder members in the society। तो वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो ये थे हमारे ऑप्शंस। तो देखो यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर जो है वो बता देती हूँ। तो नंबर 1 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड्स करेंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ एडल्ट्स एंड मोर स्किल्ड पीयर्स। तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हियर। तो चलो नेक्स्ट नंबर 3 पर चलते हैं। देखो क्या बताया गया है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जीन पियाजेट के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। आर बाउंड बाय सेंट्रेशन एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं। कैन नॉट कंजर्व, क्लासिफाई एंड सीरिएट, संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। बिगन टू एंगेज इन मेक बिलीव एंड सिंबॉलिक प्ले, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो ऑप्शन देखो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नंबर 1। ओके, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोर्शनल थॉट। तो जीन पियाजेट के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट नंबर 4 पर चले जाएंगे। At which stage of Lawrence Kohlberg's theory of moral development do individuals believe that
actively maintaining the current social system ensures positive human relationships and societal order। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो ऑप्शंस हैं नंबर 1 द पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन, दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, यंत्र उद्देश्य अभिविन्यास, या फिर द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 4 का नंबर 2। ओके, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ये कोहलबर्ग का थ्योरी का मोरल डेवलपमेंट है। ओके, तो नेक्स्ट नंबर 5 पर चले जाएंगे हम। तो देखो नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग is a currently matched pair of type of intelligence and end state performance possibilities as per हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो देखो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं यहाँ पर, एंड एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी, अंत स्थिति अनुपालन संभावना दी गई है। तो देखो नंबर 1 ऑप्शन है स्पैटियल थेरेपिस्ट, जिसका मतलब है स्थानिक मनोवैज्ञानिक, इंट्रापर्सनल सेल्स पर्सन, अंतर्वैयक्तिक विक्रेता, लिंग्विस्टिक स्कल्पचर, भाषिक मूर्तिका, बॉडीली काइनेस्थेटिक एथलीट, शारीरिक गति संवेदनता खिलाड़ी। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा 5 का नंबर 4। ओके, ये तीनों जो है वो आपस में नहीं मिल रहे हैं। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक जो है एथलीट, तो शारीरिक गति संवेदनता इसका खिलाड़ी से मेल हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट नंबर 6, अकॉर्डिंग टू लेव हाइगोत्स्की के अनुसार, तो देखो यहाँ पर लेव हाइगोत्स्की, गार्डनर, कोहलबर्ग, इनकी थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेना। ओके, तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 6 ऑप्शन नंबर है देखो 1, लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर्स इन स्टेजेस, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। मैचुरेशन ऑफ स्कीमास लीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लेव हाइगोत्स्की रूल, लैंग्वेज प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, लेव हाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, नेक्स्ट नंबर 7, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल इन चिल्ड्रंस लर्निंग, बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। क्रिएट्स अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग हाई, लो एंड नॉन अचीवर्स फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग फीडबैक टू द पेरेंट्स, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन में बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव्स insights into children's understanding and helps the teacher to reflect on her pedagogy, तो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो इसका आंसर हमको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव्स insights into children's understanding and helps the teacher to reflect on her pedagogy। ओके, तो नेक्स्ट नंबर 8 पर चलते हैं। An effective classroom strategy to reduce gender stereotyping and broadening developmental possibilities for all sexes is,
तो कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? टू इग्नोर एंड डिसमिस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग द सेक्सेस, लिंगों के जैविक अंतरों को उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। टू रीइंफोर्स जेंडर रोल्स एज पोर्ट्रेट इन द सोसाइटी, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। फॉर्मिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग्स, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। या फिर फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रमोट डिस्कशन, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा 4। ओके, फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रमोट डिस्कशन। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर 9 पर चलते हैं हम। तो नंबर 9, मल्टीलिंगुअलिज्म इन अ क्लासरूम नीड्स टू बी अंडरस्टूड एज डैश बाय द टीचर्स। तो अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। तो एन एसेट एंड रिसोर्स, एक गुण और साधन। अ हिंड्रेंस, एक रुकावट। अ प्रॉब्लम, एक समस्या। या फिर अ सिस्टमिक इशू, एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नंबर 1। ओके, तो मल्टीलिंगुअलिज्म इन अ क्लासरूम नीड्स टू बी अंडरस्टूड एज एन एसेट एंड रिसोर्स, एक गुण और साधन के हिसाब में समझना चाहिए। ओके, बाय द टीचर्स। तो नेक्स्ट नंबर 10, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज वन इन विच। तो बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें द टीचर यूजेज द टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। द टीचर सिग्रीगेट्स द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। द टीचर यूजेज रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट चिल्ड्रंस बिहेवियर, तो बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड कैटर्स टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, तो अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ऑप्शन नंबर 10 का करेक्ट हो जाएगा, द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड कैटर्स टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। नंबर 4। ओके, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो नेक्स्ट नंबर 11, अकॉर्डिंग टू विच थियोरिस्ट कल्चरल टूल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजेट, एल्बर्ट बांदुरा या फिर BF स्किनर। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हियर। कल्चरल टूल्स के बारे में किसने बताया था? लेव वाइगोत्स्की। ओके, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स हु आर पार्शियली साइटेड। तो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो लार्ज प्रिंट बुक्स, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, टॉकिंग बुक्स, फेल्ट बुलेटिन बोर्ड्स, बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, स्मॉल प्रिंट वर्कशीट्स, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा स्मॉल प्रिंट वर्कशीट। ओके, तो छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट जो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये उपयुक्त नहीं है, ये कोई काम का नहीं है। ओके, तो बाकी जो है वो पार्शियली साइटेड स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट दिस। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट हियर, क्योंकि हमको बताया गया है नॉट इज सूटेबल। ओके, तो ये सूटेबल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर 13 पर चलते हैं। द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज। तो समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है segregation of children on the basis of their abilities and provisioning of vocational training accordingly। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। diagnostic leveling of children based on their handicaps for identification of their limitations। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। प्रोविजनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट हैंडीकैप्स। तो अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट
शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, द फिलोसॉफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल, तो दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, द फिलोसॉफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल, तो बच्चों को एक नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट हियर। तो नेक्स्ट नंबर 14, तो नंबर 14 है देखो, नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाई, तो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज टू प्रिवेंट बोर्डम, चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, गिविंग क्वेश्चंस दैट रिक्वायर कन्वर्जेंट थिंकिंग, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, एडमिनिस्ट्रेटिंग मेमोरी बेस्ड टेस्ट, रटने पर आधारित परीक्षा देकर। तो नंबर 14 का आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज टू प्रिवेंट बोर्डम, तो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सकता है चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए कार्यकलाप देकर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हियर। तो नेक्स्ट नंबर 15, चिल्ड्रन विद डिस्लेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाई, तो डिस्लेक्सिया का मतलब हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्लेक्सिया का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई में कमजोरी। ओके, तो देखो हिंदी में बताया गया है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, अ थॉरो फिजिकल हेल्थ चेकअप, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, असेसिंग देयर एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स, तो उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। तो यहाँ पर पठन वैफल्य मतलब पढ़ाई लिखाई में कमजोरी, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा 3, एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। ओके, तो उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण करके हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट नंबर 16, which of the following is not an effective strategy to address learners from disadvantaged and deprived backgrounds, तो प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? तो ऑप्शंस है, टॉक टू द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय देम, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, asking the learners to enroll for tuition outside of the school so that the teacher does not have to pay much attention to them, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय से बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, motivate the student to set moderately challenging goals and provide appropriate instructional support, तो विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, form collaborating groups to work on activities and encourage students to support each other, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन इसका आंसर इजी है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था देखो पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड बैकग्राउंड। ओके, नॉट बताया गया है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3 भी करेक्ट हो जाएगा, मोटिवेट करना चाहिए, टॉक टू लर्नर्स टू अंडरस्टैंड, ओके, बात करनी चाहिए उनसे, एंड हम ग्रुप भी बना सकते हैं। ओके, लेकिन हम एक स्टूडेंट को ये नहीं बोल सकते कि आप बाहर जाकर ट्यूशन लो, ठीक है, तो दिस विल बी नॉट करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट हियर। ओके, तो नेक्स्ट नंबर 17 पर चलते हैं हम। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग, तो बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था क्या करती है? डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन
इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इज नॉट रिलेटेड टू, कोई आपसी संबंध नहीं है, हैज़ एन इनसिग्निफिकेंट रोल इन, इसकी भूमिका खूब ही नगण्य है। तो फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ जो है उसका एक बच्चे पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो बच्चे का स्वास्थ्य और उसका जो मेंटल हेल्थ है, जो मानसिक अवस्था है, तो उसका लर्निंग पर बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। उसकी अगर फिजिकल और इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। उसकी फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ जब अच्छी होगी, ठीक होगी, तभी वो पढ़ाई में मन लगा पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा 2। ओके, तो नेक्स्ट नंबर 18। तो नंबर 18 देखो, टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम्स अ टीचर शुड, तो कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? हेल्प स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस एंड मोटिवेशन, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। कैटेगराइज एंड लेबल स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस एंड मेक एबिलिटी ग्रुपिंग, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन एमंग चिल्ड्रेन टू बिल्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। इग्नोर डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम एंड फॉलो स्टैंडर्ड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, देखो नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, हेल्प स्टूडेंट टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस एंड मोटिवेशन, तो यहाँ पर देखो एक से भी ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, तो 1 तो हमारा करेक्ट होगा ही, तो उसके साथ हमारा एक और आंसर करेक्ट हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन एमंग चिल्ड्रेन टू बिल्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। ओके, तो विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं और विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। ओके, तो आंसर नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर देखो ऑप्शन 1। ओके, 1 and 3, 1 and 3। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर 19 पर चलते हैं हम। तो देखो नंबर 19 में क्या है, लर्निंग इज अ डैश एंड डैश प्रोसेस, तो अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है? कॉम्प्लेक्स एक्टिव, जटिल और सक्रिय, सिंपल लीनियर, सरल या फिर रैखिक, सिंपल इंडिविजुअल, सरल व्यक्तिगत, कॉम्प्लेक्स पैसिव, जटिल निष्क्रिय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हियर। तो अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, तो नंबर 20 में क्या है देखो, अ टीचर शुड डैश इन द सोशल कल्चरल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग, तो अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपने कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषी विविधता को डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डिसमिस, टालना चाहिए, इग्नोर, उपेक्षित करना चाहिए, अंडरस्टैंड, समझना चाहिए, या फिर नेग्लेक्ट, अनदेखा करना चाहिए। तो टीचर शुड क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर देखो अंडरस्टैंड, 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, अ टीचर शुड अंडरस्टैंड, एक टीचर को समझना चाहिए द सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट नंबर 21 पर चलते हैं। देखो, इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट डैश लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम रेदर देन डैश 1, तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। तो ऑप्शन है कोलैबोरेटिंग, कॉम्पिटिटिव, सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक, कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेटिव, प्रतिस्पर्धिक, सहयोगिक, फियरफुल, फैसिलिटेटिव, भयावह, सुसाध्यक, कॉम्पिटिटिव, फैसिलिटेटिव, प्रतिस्पर्धिक, सुसाध्यक। तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 1। ओके, देखो, इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम rather than
कॉम्पिटिटिव वन। तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धक की। ओके, तो एक सहयोगिक वातावरण को हमेशा कक्षा में बनाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हियर ऑफ 21। ओके, तो नेक्स्ट नंबर 22, which of the following is an example of effective motivational strategy to encourage students to learning? तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? तो ऑप्शंस है प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू स्किल, पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, एम्फसाइज ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क रेदर देन लर्निंग, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, गिविंग टास्क दैट आर वेरी इजी, वे कार्य देना जो बहुत सरल हो, क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन, तो प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर देखो 22 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, एम्फसाइज ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क रेदर देन लर्निंग, तो सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट करेक्ट? तो बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शंस है चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज अबाउट वेरियस फेनोमेनन अराउंड देम, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ देयर ओन एंड द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर्स इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, तो बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अबाउट वेरियस फेनोमेनन अराउंड देम एंड हैव एन अर्ज टू एक्सप्लोर, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण या फिर छानबीन की लालसा होती है। चिल्ड्रन आर बॉर्न विद क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, तो बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखो हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 2। ओके, चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कंसेप्ट्स ऑन देयर ओन एंड प्राइमरी रोल ऑफ टीचर्स इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ओके, तो हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट करेक्ट। ओके, तो ये वाला करेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी के जो हैं वो एक बच्चे के चिंतन के बारे में सही बताए गए हैं बजाय ऑप्शन 2 के। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसलिए 2 करेक्ट हो जाएगा, नॉट करेक्ट बताया गया है 2। ओके, नंबर 24 पर चले जाएंगे। चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल, बच्चों का विद्यालय में असफल होना suggest that children from deprived backgrounds are not capable of learning, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। indicates that school has not been able to cater to the needs and interest of these children, तो निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। proves that these children have genetic birth defects and hence should be pulled out from school, साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। signifies that parents have not been able to support their children to learn, सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तो देखो चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल, तो बच्चे असफल क्यों होते हैं स्कूल में? तो ऑप्शन नंबर हमारा देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 2। ओके, इंडिकेट्स दैट स्कूल हैज़ नॉट बीन एबल टू कैटर टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ दिस चिल्ड्रन, तो निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति नहीं कर पाया है। ओके, तो नेक्स्ट नंबर 25 पर चले जाएंगे हम। बाय वर्किंग इन ग्रुप्स टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रन, तो समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे क्या होते हैं? आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट प्रोसेसेस एंड शिफ्ट टू अ हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। कैन डेवलप मिसकंसेप्शंस विच इंटरफेयर्स विद देयर लर्निंग, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड हेंस इट इज़ एन इनएफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। डेवलप कॉम्पिटिटिव टेंडेंसीज
दैट हिंडर लर्निंग, तो बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न या फिर रुकावट पैदा करती है। तो ऑप्शन नंबर 25 का हमारा करेक्ट हो जाएगा 1। ओके, तो बाय वर्किंग इन ग्रुप्स, टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर, चिल्ड्रन आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट प्रोसेसेस एंड शिफ्ट टू अ हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। ओके, तो बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर 26, इन अ डैश क्लासरूम टीचर्स एडेप्ट देयर पेडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू कैटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, तो एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन है टीचर सेंट्रिक, अध्यापक केंद्रित, प्रोग्रेसिव प्रगतिशील, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पाठ्यपुस्तक केंद्रित, बिहेवियरिस्टिक व्यवहारवादी। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा 2। ओके, प्रोग्रेसिव। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम टीचर्स अडेप्ट देयर पेडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू कैटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। ओके, तो एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, तो विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम सीक्वेंस एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। डेवलपमेंट ऑकर्स इन अ नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेजेस प्रीडिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। डेवलपमेंट इज सिंपल एंड यूनिडायमेंशनल, विकास एक सरल और एक देशीय प्रक्रिया है। तो नंबर 27 का हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, तो निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। इमर्जेंस ऑफ मेक बिलीव प्ले, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कंक्रीट इन नेचर, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स एंड ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा 2, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कंक्रीट इन नेचर। ओके, तो ये चाइल्डहुड के मिडिल पीरियड का मेजर हॉलमार्क है। ओके, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, ये मध्य बाल्यावस्था का प्रमाण चिन्ह है। ओके, तो नेक्स्ट 29, स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डज नॉट प्ले एनी रोल इन, की कोई भूमिका नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। प्लेज वेरी लिटिल रोल इन, बहुत कम भूमिका है, ये भी नहीं हो सकता। इस प्राइमरी एजेंसी ऑफ, प्राथमिक कारक है, तो हमने पहले भी पढ़ा है, हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें प्राइमरी जो एजेंसी था वो था फैमिली। ओके, एंड सेकेंडरी था स्कूल, तो इज अ सेकेंडरी एजेंसी, तो स्कूल इज अ सेकेंडरी एजेंसी। ओके, तो द्वितीय कारक ये करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो स्कूल इज अ सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीय कारक है। ठीक है, तो प्राथमिक कारक होगा फैमिली। ओके, फैमिली इज द प्राइमरी एजेंसी एंड स्कूल इज द सेकेंडरी एजेंसी। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट हियर। ओके, तो नेक्स्ट नंबर 30, तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसे भी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरीज प्रपोज दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स, तो निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो ऑप्शन है जीन पियाजेट, लेव वाइगोत्स्की, हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो ऑप्शन देखो हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जीन पियाजेट। ओके, तो चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट एडल्ट्स, तो बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, ये किसने बताया था, जीन पियाजेट ने। ओके, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस सीटेट के पेपर 2 का।
जो कि जनवरी 2021 में आया था। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको मेरा ज़रूर कमेंट में बताना। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो मेरा आप शेयर भी कर सकते हो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर।